ज़रा सोचो, अगर आपको पहले से पता हो कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से सवाल आने वाले हैं, जैसे कौन सा चार्टर एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट बार बार पूछा जाता है, गांधी जी के कौन से आंदोलन से क्वेश्चन फिक्स आता है, कौन सी आईएनसी सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पार्टीशन से कौन सा फैक्ट बार बार रिपीट होता है, तो क्या आपकी तैयारी लेवल अप नहीं हो जाएगी? इस वीडियो में मैं आपको वही एग्ज़ाम सीक्रेट बताने वाला हूँ जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। मतलब कम पढ़ो लेकिन स्मार्ट पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये वन शॉट जो आपके सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जाएगा। है कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसकी रूट्स डायरेक्टली कॉलोनियल एरा के एक्ट्स और रेगुलेशंस में दबी हुई हैं। हमें ब्रिटिश इंडिया के शुरुआती एक्ट से लेकर आजाद भारत के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक का सफर तय करना है। एक बहुत ही लंबा टाइमलाइन है ये। है, पर जरूरी भी है। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक कॉलोनियल कंट्रोल का सिस्टम धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बदला। चलिए इसको अनपैक करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हमें 18th सेंचुरी के एंड में जाना होगा। सबसे पहला मेजर पॉइंट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड तो नहीं कर रही थी। सही पकड़ा आपने। उन्होंने टेरिटरीज जीतना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ आ गया था कि एक प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर बिना किसी सुपरविजन के नहीं रख सकती। तो इस एक्ट ने एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया था ना। हाँ, एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कमर्शियल अफेयर्स देखते थे और दूसरी तरफ एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स थी। पर हमारे सोर्सेज से एक बात बहुत क्लियर होती है। अगर हम आगे 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट्स को देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार कंपनी का कंट्रोल कम कर रही थी। वो एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी थी उनकी। मतलब 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो गई थी और फिर 1853 के एक्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन कर दिया, मकौले कमेटी की सिफारिश पर। हालांकि प्रैक्टिकली इंडियंस के लिए लंदन जाकर एग्जाम देना लगभग इम्पॉसिबल था, पर प्रिंसिपल लेवल पर यह एक बड़ा शिफ्ट जरूर था। लेकिन 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1857 की म्यूटिनी के तुरंत बाद जो आया था। हाँ, 1857 के उस विद्रोह के बाद पावर सीधे कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि कैसे एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया जिसने आने वाले 90 सालों तक इंडिया पर रूल किया। मतलब क्राउन ने सीधा कंट्रोल ले लिया। बिल्कुल। एक नया पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठता था। और यहाँ इंडिया में गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का नया टाइटल दे दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। तो बेसिकली देश का कंट्रोल पूरी तरह से लंदन से ऑपरेट होने लगा था। एक टॉप डाउन अप्रोच थी। पर जब हम 20th सेंचुरी में आते हैं तो चीजें थोड़ा बदलनी शुरू होती हैं। डिमांड्स बढ़ने लगी थी उस वक्त। हाँ, और इसी वजह से 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट लाया गया जिसे मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। यहां एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में शामिल हुए। ये रिप्रेजेंटेशन की दिशा में एक अच्छा कदम था तो सही, पर यहां बात रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि एक तरफ ये लोग रिप्रेजेंटेशन का दिखावा कर रहे थे और दूसरी तरफ इसी एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। ये भारत के इतिहास का एक बहुत डार्क चैप्टर है। 1909 के एक्ट ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। इसका एग्जैक्टली क्या मतलब था उस टाइम पर? इसका सीधा सा मतलब ये था कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुन सकते थे। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये ब्रिटिशर्स की नेशनलिज्म को रोकने और लोगों को बांटने की चाल थी। उनका क्लासिक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बिल्कुल। उन्हें 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद बढ़ते हुए नेशनलिज्म से डर लग रहा था, तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो की अगुवाई में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया, जिसका असर आगे चलकर देश के पार्टीशन के रूप में दिखा। एक छोटा सा लीगल प्रोविजन कैसे पूरे देश को बांट सकता है, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। खैर, टाइमलाइन में थोड़ा और आगे चलते हैं। 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट ने पहली बार देश में बाईकैमरलिज्म यानी 2 सदन वाला लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया। जो आज हमारा लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और डायरेक्ट इलेक्शंस भी शुरू हुए। लेकिन इस एक्ट ने प्रोविंसेस में यानी राज्यों में एक बहुत ही अजीब सा सिस्टम लाया जिसे डायरकी कहा गया।
डायरकी यानी डुअल गवर्नेंस। ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। उन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में तो सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस। जो गवर्नर के पास रहते थे। हाँ, और जिसके पास इन चीजों का कंट्रोल है, असली पावर तो उसी के पास है। दूसरी तरफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। ये उन इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए जो चुनकर आए थे। पर उनके पास फंड्स तो थे ही नहीं, वो सब रिजर्व्ड कैटेगरी में थे, तो ये सिस्टम तो फेल होना ही था। ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली फेल हुआ। पर एक चीज हुई कि इसने इंडियंस को पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग और इलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूर दे दिया। अब यहां से हम आते हैं उस डॉक्यूमेंट पर जो इस पूरे एवोल्यूशन का सबसे मैसिव हिस्सा था, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सोर्सेज देखें तो ये एक्ट लगभग हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट लगता है। ये काफी हद तक एक ब्लूप्रिंट ही था। इसने आखिरकार प्रोविंसेस में वो फेल्ड डायरकी सिस्टम खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी से हुआ और फेडरल कोर्ट भी इसी एक्ट की देन है। और जो सबसे बड़ी बात, पावर्स को फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया, जो स्ट्रक्चर आज हमारा 7th शेड्यूल फॉलो करता है। पर इस एक्ट का एक और हिस्सा था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का, जो कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। सही कहा। हालांकि इसका फेडरल पार्ट नहीं चला, पर इसने इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक काफी सॉलिड बेस तैयार कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसने एक ऐसा स्टेट क्राफ्ट का लॉजिक दिया जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इजीली अडॉप्ट कर लिया। और इसके बाद दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है। आखिरकार 1940 के ऑगस्ट ऑफर से बात शुरू होती है, जहां ब्रिटिश मानते हैं कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। और कई सारी निगोशिएशंस और फेल्ड मिशंस के बाद 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, जिसने ब्रिटिश रूल को एंड किया। अफसोस, देश का पार्टीशन भी हुआ, पर सॉवरेन पावर आखिरकार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ट्रांसफर हो गई। एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी से लेकर एक सॉवरेन रिपब्लिक तक का रास्ता क्लियर हो गया था। जब असेंबली ने चार्ज लिया तो उनके सामने सबसे बड़ा टास्क था कि इस लंबे कॉलोनियल पास्ट और पार्टीशन के वायलेंस के बाद एक ऐसी रूल बुक बनानी है जो देश को एक साथ जोड़ के रखे। और फिर करीब 3 साल की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज़ादी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पर सोसाइटी तो रुकी हुई चीज नहीं है, सोसाइटी तो बदलती रहती है ना। बिल्कुल, इकोनॉमी बदलती है, लोगों की नीड्स बदलती हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दी, ताकि उसमें संशोधन किए जा सकें। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी थी। इसीलिए इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। अगर हम कुछ मेजर अमेंडमेंट्स की बात करें जो मेमोरी में रहने वाले हैं, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में ही आ गया था, इसने 9th शेड्यूल ऐड किया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स वाले लॉज को कोर्ट स्ट्राइक डाउन ना कर सकें। वो एक सेफ लॉकर की तरह था। हाँ, फिर 1956 में 7th अमेंडमेंट आया, जिसने स्टेट्स की पुरानी 4 कैटेगरीज को हटाकर एक प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन किया। भाषा के आधार पर भी चीजें आगे बढ़ी। जैसे 1967 में 21st अमेंडमेंट के जरिए सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। ये सभी अमेंडमेंट्स सोसाइटी के प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए थे। पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का सबसे इंटेंस ड्रामा 1970s में हुआ। मेरा इशारा 42nd और 44th अमेंडमेंट्स की तरफ है। जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1976 में 42nd अमेंडमेंट पास किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मैसिव चेंजेस किए थे। इसने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर ही ऑल्टर करने की कोशिश की थी। प्रियम्बल में पहली बार सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गईं और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानना जरूरी कर दिया गया। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर को सुप्रीम बनाने की कोशिश थी। जुडिशरी की पावर को भी लिमिट किया गया था इसमें। सही कहा, पर डेमोक्रेसी का पेंडुलम एक तरफ नहीं रुकता। जब नई सरकार आई तो 1977-78 में 43rd और 44th अमेंडमेंट लाए गए, जिनका मेन मकसद 42nd अमेंडमेंट के कई चेंजेस को रिवर्स करना था। जिसमें सबसे बड़ा और याद रखने वाला स्टेप ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया, उसको सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया। एक वेलफेयर स्टेट के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल स्टेप था।
और 44th अमेंडमेंट ने एक और काम किया, फ्यूचर इमरजेंसीज के प्रोविजंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया ताकि आर्टिकल 20 और 21 जो लाइफ और लिबर्टी के राइट्स हैं उन्हें किसी हालत में सस्पेंड ना किया जा सके। ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जिंदा फ्रेमवर्क है जो पास्ट की मिस्टेक से सीखता है। तो आज हमने एक बहुत ही लंबा और फैसिनेटिंग सफर तय किया है कि आज हम जिन डे टू डे बातों को अपना बेसिक अनक्वेश्चन्ड राइट मानते हैं, जैसे मॉडर्न एजुकेशन का इक्वल एक्सेस, वुमेन्स की बेसिक राइट्स और डिग्निटी, वोटिंग राइट्स, छुआछूत के खिलाफ कड़क कानून और एक डेमोक्रेटिक फंडामेंटली इक्वल सोसाइटी में सांस लेना, ये सब कुछ हमें गिफ्ट में रातों रात नहीं मिला है। ये एसेंशियली उन्हीं 19th और 20th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स की ब्लड, स्वेट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मूवमेंट्स का डायरेक्ट हार्ड फॉट रिजल्ट है। आज के समय में हम पास्ट की जिन प्रथाओं को, जैसे सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एकदम अनइक्विवोकली बैकवर्ड, क्रूअल और इनह्यूमन मानते हैं, उनके खिलाफ इन रिफॉर्मर्स ने लिटरली अपने ही लोगों, अपने ही परिवारों और मेजॉरिटी की इंटेंस नफरत झेलकर लड़ाई लड़ी थी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले उस इंटेलेक्चुअल स्पार्क की तरफ बढ़ते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, बंगाल रेनेसा। मेरे नोट्स में सबसे प्रोमिनेंट नाम ऑब्वियसली फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय का उभर कर आता है, लेकिन उनकी अर्ली लाइफ का एक डिटेल मुझे काफी चौंका गया। उनके पॉलीग्लॉट होने वाली बात। हाँ, वो एक पॉलीग्लॉट थे और सिर्फ 15 साल की उम्र तक उन्होंने बंगला, पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत सीख ली थी। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल के वर्क्स उनके अरेबिक ट्रांसलेशंस में पढ़े थे। 18th सेंचुरी के एंड में इतने डाइवर्स ग्लोबल थॉट्स को एब्जॉर्ब करना, इसने उनके माइंडसेट पर कैसा असर डाला होगा? देखिए, यही वो फाउंडेशनल एक्सपोजर था जिसने उनके अंदर एक डीपली रूटेड रैशनलिज्म की नींव रखी। जब कोई अलग अलग कल्चर्स और उनकी कोर फिलॉसफीज को उनकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस या डायरेक्ट ट्रांसलेशंस में पढ़ता है तो वर्ल्ड व्यू ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है। मेक सेंस। राजा राम मोहन रॉय ने रियलाइज किया कि इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न लाइन पर लाने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए सबसे पहले रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और उनकी सादियों पुरानी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करना होगा। वो समझ गए थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले सोशल फ्रीडम जरूरी है। तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक्शन क्या लिया? क्योंकि आइडिया होना एक बात है, बट एक डीपली ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को कन्फ्रंट करना अलग लेवल की हिम्मत मांगता है। मैंने पढ़ा है कि 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई और फिर 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्मो समाज बना। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनका मेन टारगेट क्या था? उनका मेन टारगेट थी वो प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ थी। उन्होंने सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ एक रिलेंटलेसली लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल वॉर डिक्लेयर कर दी। और यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी देखना बहुत दिलचस्प है। उनका अप्रोच पूरी तरह से रिफॉर्मिस्ट था। मतलब उन्होंने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया? नहीं, उन्होंने किसी कंप्लीटली नए रिलीजन को इन्वेंट नहीं किया या बाहर से आके आइडियाज इम्पोज नहीं किए, बल्कि उन्होंने हिंदुइज्म के ही कोर स्क्रिप्चर्स, वेदास और उपनिषद्स का सहारा लेकर ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को गलत साबित किया। वो ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स को उन्हीं के टेक्स्ट के बेसिस पर डिबेट में हराते थे, ये दिखाते हुए कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को सिंथेसाइज करके ही ट्रू प्रोग्रेस की जा सकती है। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक लगता है, यानी आप लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के टेक्स्ट के थ्रू दिखा रहे हैं कि मोनोथीज्म यानी एक ईश्वरवाद ही वेदांता का फंडामेंटल मैसेज है। और अपनी बात को वाइडली स्प्रेड करने के लिए उन्होंने पब्लिकेशंस का बड़ा स्मार्ट यूज किया। बिल्कुल, उनकी किताब तुहफत उल मवाहिदिन, हाँ, जिसका मतलब है अ गिफ्ट टू देइस्ट्स, उसमें उन्होंने इरैशनल रिलीजियस बिलीफ्स को थरली एक्सपोज किया। और फिर उनका बंगाली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, जहां उन्होंने रैशनलिज्म को ओपनली प्रमोट किया और सती को बारबैरिक डिक्लेयर किया। उन्हीं के रिलेंटलेस एफर्ट्स का रिजल्ट था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को लीगली अबॉलिश किया। सही दिशा में सोच रही हैं आप। उनका मानना था कि इग्नोरेंस और आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम ही सोसाइटी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ हैं, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को भी विगरसली सपोर्ट किया। एजुकेशन की इस रेवोल्यूशन में तो एक और जायंट फिगर का जिक्र आना ही चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
1850 में जब वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त अनर्थ माना जाता था। उस जमाने में संस्कृत पर कंप्लीटली ब्राह्मण्स का मोनोपोली होता था। और उन्होंने डोर्स ओपन कर दिए। एग्जैक्टली विद्यासागर ने इंस्टीट्यूशन के डोर्स नॉन ब्राह्मण्स के लिए ओपन कर दिए। ये डिसीजन उस वक्त की सोसाइटी में कैसा स्टॉर्म लाया होगा। ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। विद्यासागर इफेक्टिवली ये क्लेम कर रहे थे कि नॉलेज पर किसी एक कास्ट का जन्माधिकार नहीं है, लेकिन उनका सबसे प्रोफाउंडली इम्पैक्टफुल सोशल कंट्रीब्यूशन विडो रीमैरिज को लीगलाइज करवाना और विमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना था। उस वक्त चाइल्ड विडोज की हालत कितनी पैथेटिक थी, ये सोर्सेज एक्सप्लिसिटली डिटेल करते हैं। विद्यासागर ने वर्चुअली अकेले पूरी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से टक्कर ली ताकि उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीने का राइट मिल सके। हाँ, और 1849 में जो बिथेउन स्कूल बना उसमें उनका पिविटल रोल था। उन्होंने इंडियन क्लासिकल नॉलेज और वेस्टर्न प्रोग्रेसिव थॉट को सीमलेसली इंटीग्रेट किया। तो बंगाल में ये एक हाइब्रिड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा था जहां वेस्टर्न थॉट्स और इंडियन आइडियाज मिक्स हो रहे थे। लेकिन अब आते हैं एक बिल्कुल दूसरे टाइप की आइडियोलॉजी पर। जहां बंगाल बाहर और आगे की तरफ देख रहा था, वहीं इंडिया के दूसरे हिस्सों में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी तेजी से शेप ले रहा था। मेरे नोट्स हाईलाइट करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका 1875 में एस्टैब्लिश किया गया आर्य समाज। इनका नारा एकदम क्लियर था, गो बैक टू वेदास। इस गोइंग बैक का क्या कॉन्टेक्स्ट था? देखिए, रिवाइवलिस्ट शब्द सुनकर अक्सर लगता है कि कोई पुराने या बैकवर्ड जमाने में जाना चाहता है, लेकिन यहाँ केस बिल्कुल उल्टा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्ट्रांगली मानना था कि ट्रू हिंदुइज्म सिर्फ अर्ली वेदास में है, जहां डीपली रैशनल आइडियाज, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बातें हैं। यानी बाद के एडिशंस प्रॉब्लम थे। बिल्कुल। उनका लॉजिक था कि वक्त के साथ पोस्ट वैदिक एरा में सोसाइटी में अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जैसे ईवल्स ऐड हो गए। उन्होंने इन सब का सख्त विरोध किया। उनकी फेमस किताब सत्यार्थ प्रकाश इसेंशियली इसी प्यूरिफिकेटरी मूवमेंट का फाउंडेशन थी, जहां वो लोगों को ओरिजिन की तरफ आकर इम्प्यूरिटीज हटाने को कह रहे थे। Here's where it gets really interesting. एजुकेशन को लेकर इनका अप्रोच बड़ा प्रैक्टिकल और डिवाइडेड था। 1886 में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स का नेटवर्क शुरू हुआ, लेकिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि 1893 में आर्य समाज में एक बड़ा आइडियोलॉजिकली ड्रिवन स्प्लिट हो गया। हाँ, वो कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी वाला डिवीजन। सही कहा। एक फैक्शन बन गया कॉलेज पार्टी, जिसे लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, जो इंग्लिश एजुकेशन, साइंस और यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन डाइट को ओपनली एक्सेप्ट करते थे। और दूसरी तरफ थी महात्मा पार्टी लेड बाय स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगरी बनाया। उनका मॉडल पूरी तरह से इंडिजिनस एजुकेशन, संस्कृत लिटरेचर और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म पर बेस्ड था। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो पहले प्रोमिनेंट फिगर थे जिन्होंने 1876 में ओपनली इंडिया फॉर इंडियंस यानी स्वराज का आह्वान किया था। इसी सेंटिमेंट को बाद में लोकमान्य तिलक और नेशनल मूवमेंट ने अडॉप्ट किया। कमाल है। अब इसी टाइम पीरियड पर फोकस रखते हैं। 1875 के आसपास एक और मैसिवली इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट आकार ले रहा था, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट। अगर हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करें तो 1857 की म्यूटिनी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके आफ्टरमैथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हार्श मेजर्स लिए थे। और इस सब के बीच मुस्लिम कम्युनिटी वेस्टर्न एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में सिस्टमैटिकली काफी पीछे छूट गई थी। एग्जैक्टली। सर सैयद ने इस डिक्लाइन का क्या रूट कॉज आइडेंटिफाई किया? साइंटिफिक एजुकेशन को एम्ब्रेस नहीं करेगी तब तक उनका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सोल्यूशन के तौर पर उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैब्लिश किया, जो बाद में आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU बना। हाँ, और उनका एक मैगजीन भी था, तहजीबुल अखलाक, जिसका ट्रांसलेशन है इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स। ये उनके प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज जैसे पर्दा सिस्टम और पॉलीगेमी को क्रिटिसाइज करना को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत सॉलिड मीडियम था। लेकिन अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस मूवमेंट की तरफ चलते हैं जिसने इस सब कॉन्टिनेंट के सबसे डीपली एंट्रेंच्ड, सबसे पुराने सोशल डिवीजन को फ्रंटल असॉल्ट दिया, कास्ट सिस्टम। महाराष्ट्र का सोशल अवेकनिंग इसमें बहुत अहम है। मेरे नोट्स में ज्योतिराव फूले और 1873 में उनके द्वारा एस्टैब्लिश किए गए सत्यशोधक समाज का काफी इलैबोरेट जिक्र है। उनका एग्जैक्ट विजन क्या था?
फूले का विजन एकदम रैडिकल और क्लियर था। सत्यशोधक समाज का मतलब ही है ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी। उनका अल्टीमेट एम लोअर कास्ट्स, दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस को ब्राह्मणिकल डोमिनेशन और स्ट्रक्चरल ऑपरेशन से पूरी तरह आजाद करना था। वो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहे थे, वो डिजीज को टारगेट कर रहे थे। और इसमें उनकी किताबें सार्वजनिक सत्य, धर्मा और गुलामगिरी उस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल लेकिन इमेंसली इन्फ्लुएंशियल साबित हुई। सही कहा। उन्होंने सीधा उन रिलीजियस टेक्स्ट और नैरेटिव्स पर सवाल खड़े किए जो इस आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी को डिवाइन बनाकर जस्टिफाई करते थे। सही कहा। लेकिन इस आजादी की लड़ाई में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का कंट्रीब्यूशन भी किसी एपिक से कम नहीं है। उन्होंने मिलकर 1848 में हिस्टोरिकली लड़कियों के लिए पहला इंडिजिनस स्कूल खोला था। सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल स्टार्ट किया, जिसका पूरा फोकस एक्सक्लूसिवली लोअर कास्ट वुमेन की एजुकेशन और उनके ह्यूमन राइट्स पर था। सोचो, उस वक्त एक महिला का निकलकर दूसरी लोअर कास्ट वुमेन को पढ़ाना, क्या रिएक्शन रहा होगा सोसाइटी का। रिएक्शन इमेंसली हॉस्टाइल था। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थीं। ये डिटेल्स इसलिए जरूरी हैं ताकि लोग समझें कि ये रिफॉर्म्स आराम से एसी कमरों में बैठकर नहीं आए। इनके पीछे फिजिकल डेंजर और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल रेजिलियंस थी। ये कपल वर्चुअली उस वक्त के सोसाइटी के हर रिग्रेसिव नॉर्म के खिलाफ एक सॉलिड वॉल बनकर खड़ा था। उसी फाउंडेशन को आगे चलकर एक मैसिव पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल मूवमेंट में बदल दिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उन्होंने क्लियरली पहचान लिया था कि सिर्फ सोशल सिंपैथी से कुछ नहीं होगा। इस मुद्दे को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और लीगली बाइंडिंग राइट्स की जरूरत है। उन्होंने सोसाइटी के एक्सट्रीम डिविजन्स को प्रैक्टिकली हाईलाइट करने के लिए जर्नलिज्म का बड़ा पावरफुली और स्ट्रेटेजिकली यूज किया। बिल्कुल। 1920 में मूक नायक यानी लीडर ऑफ द वॉइसलेस शुरू किया और फिर 1927 में बहिष्कृत भारत लॉन्च किया। उनका अप्रोच पहले के रिफॉर्मर्स से सिग्निफिकेंटली ज्यादा डायरेक्ट और फिजिकली कॉन्फ्रंटेशनल था। इसका सबसे क्रूशल और साइकोलॉजिकली सिंबॉलिक एग्जाम्पल है मार्च 1927 का महाड़ सत्याग्रह। उस दौर में पब्लिक टैंक्स यानी पानी के स्रोतों से अनटचेबल्स को पानी लेने की सख्त मनाही थी। पानी जैसी बेसिक लाइफ नेसेसिटी पर कास्ट का पहरा था। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों को मोबिलाइज किया और उस टैंक की तरफ मार्च करके पब्लिकली वहां से पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीने का एक्ट नहीं था, ये ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट का एक डेफिनिंग स्टेटमेंट था। और उसके थोड़े ही महीनों बाद दिसंबर 1927 में एक इवन मोर रेडिकल स्टेप लेते हुए उन्होंने पब्लिकली मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि वो इस टेक्स्ट को इनइक्वालिटी और इनजस्टिस का फाउंडेशनल सिंबल मानते थे। उन्हीं के रिलेंटलेस स्ट्रगल्स का नतीजा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार लोअर क्लासेस के लिए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आगे बढ़ी। तो ये इंटेंसली डीप चेंजेस वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में हो रहे थे, लेकिन साउथ इंडिया का लैंडस्केप भी इस दौरान इक्वली वोल्केनिक था। 1925 में E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें लोग आदर के साथ पेरियार बुलाते हैं, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनिशिएट किया। अगर इनके फिलोसफिकल कोर को देखा जाए तो इनका बेसिक प्रेमिस ये था कि इंसान को सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी होगी, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल डिग्निटी नहीं है तब तक सोसाइटी में मैक्रो लेवल इक्वालिटी लाना एक इल्यूजन है। एग्जैक्टली। पेरियार का ये मूवमेंट बहुत इफेक्टिवली एंटी ऑर्थोडॉक्स, रैशनलिस्ट और एक्सप्लिसिटली एंटी ब्राह्मणिकल हेजेमोनी था। इनकी डिमांड्स मल्टीलेयर थी। एक तरफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को डिसमेंटल करना और दूसरी तरफ द्रविडियन कल्चर और लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम को उनका लेजिटिमेट हिस्टोरिकल स्टेटस वापस दिलाना, जिन्हें संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में इंफीरियर फ्रेम कर दिया गया था। इनके ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन के तरीके काफी प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल लगते हैं। मेरे नोट्स में एक पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस के बारे में। हाँ, उन्होंने ऐसी शादियों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया जो बिना किसी ट्रेडिशनल ब्राह्मण प्रीस्ट के होती थी और जिनमें कोई संस्कृत मंत्रास यूज नहीं होते थे, क्योंकि कॉमन लोगों को वो भाषा समझ ही नहीं आती थी। ये एसेंशियली रिलीजियस अथॉरिटी को बाईपास करना था और अमेजिंग बात यह है कि इसे लीगल रिकॉग्निशन भी मिली। और इसके अलावा उनका एक और सटल बट बहुत इफेक्टिव प्रोटेस्ट होटल्स को लेकर था। हाँ, उस जमाने में साउथ इंडिया में होटल्स के नेम बोर्ड्स पर प्रोमिनेंटली ब्राह्मण्स होटल लिखा होता था, जो खाने की जगह पर कास्ट आइडेंटिटी थोपता था। उनके कंटिन्यूअस मास प्रोटेस्ट के कारण
उन साइंस को कंप्लीटली हटाकर यूनिवर्सली वेजिटेरियन होटल लिखवा दिया गया। लोग धीरे धीरे अपने नाम के आगे से कास्ट सरनेम्स हटाकर प्राइड फील करने लगे। सबसे पहले एक बहुत ही यूनिक फेनोमेनन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी शुरुआत टेक्निकली अमेरिका में हुई थी 2 फॉरेनर्स, मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकट द्वारा, लेकिन इंडिया आकर इसे एनी बेसेंट ने अग्रेसिवली पॉपुलराइज किया। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया, जो आगे चलकर हम सब के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU बना। और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या कहूँ स्ट्राइकिंग फीचर ये था कि इसके अर्ली लीडर्स वेस्टर्नर्स होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा फाउंडेशनल बेस इंडियन मिस्टिसिज्म और एंशिएंट फिलॉसफीज पर रखा। उन्होंने ओपनली कर्मा, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और योगा की प्रैक्टिसेस को वर्ल्ड क्लास बताया। वहाबी मूवमेंट इंडियन इस्लाम में एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवलिस्ट वेव थी। अब्दुल वहाब और शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स पर हेविली बेस्ड इस मूवमेंट का कोर मकसद था वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस को पूरी तरह से रिजेक्ट करना। कॉलोनियल एरा में जब लोगों की आइडेंटिटी खतरे में थी, तब उन्होंने इस्लाम की प्योर अनअडल्टरेटेड ओरिजिनल स्पिरिट को वापस लाने पर जोर दिया, ठीक वैसी जैसी वो वेस्टर्न इंटरफेरेंस या किसी भी रीजनल ब्लेंडिंग से पहले थी। ये कॉलोनियल ट्रॉमा का एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स था। एसेंशियली इज़वा कम्युनिटी जो बैकवर्ड कास्ट्स में आती थी, उनके डिग्निटी और राइट्स के लिए एक मास मूवमेंट खड़ा किया। उनका फोकस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी पर नहीं, बल्कि डायरेक्टली एजुकेशन का एक्सेस लेने, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोपोर्शनेट एंट्री मांगने और स्पेशली पब्लिक टेम्पल्स में इक्वल एक्सेस पर था। एक आदमी बिना आर्मी के ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कैसे कर सकता है? एक 915 में जब गांधी इंडिया वापस आए, फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ एलीट लीडर्स तक लिमिटेड था। पर गांधी ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें आम लोग मूवमेंट का पार्ट बन गए। चंपारण से स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट, फिर अहमदाबाद स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह और फाइनली एक ऐसा स्टेप जिसमें पूरा देश हिल गया, साल्ट मार्च। सबसे शॉकिंग बात यह है, गांधी ने अपना ही मूवमेंट एक इंसिडेंट के बाद तुरंत रोक दिया। क्यों? इस गहरे विश्लेषण में आज का टॉपिक है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलन और उनकी स्ट्रैटेजीज। तो आज की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि कैसे, मतलब 20 साल तक साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक वकील 1915 में इंडिया वापस आता है और देखते ही देखते पूरे देश को एकजुट कर देता है। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि गांधी जी के आने से पहले आंदोलन सिर्फ अपर और मिडिल क्लास तक सीमित थे। हाँ, वो ड्राइंग रूम डिस्कशंस और पिटिशंस तक ही लिमिटेड था। एग्जैक्टली। आम आदमी का इससे ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे आम आदमी यानी मासेस तक पहुंचाया। उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह के एक्सपेरिमेंट्स को इंडिया की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बहुत ही ब्रिलियंटली अडेप्ट किया। और ये एडेप्टेशन समझने के लिए हम उनके अर्ली एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही आसान मेमोरी ट्रिक यानी मेमोनिक दिया गया है, CAKE यानी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये सीए की स्ट्रैटेजी 1917 से 1918 के बीच उनके फाउंडेशन स्टेप्स थे। तो सी से शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था। हाँ, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वो बिहार गए थे। वहाँ हालत बहुत खराब थे। बिल्कुल, वहाँ यूरोपियन प्लांटर्स ने किसानों पर टिन काठिया सिस्टम थोपा हुआ था। इसका मतलब था कि लैंड के 3/20 हिस्से पर इंडिगो यानी नील की खेती करना कंपल्सरी था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांधी जी ने वहां जाकर कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने शांति से डिटेल्स रिकॉर्ड की, अरेस्ट होने का रिस्क उठाया
और आखिर में उस सिस्टम को अबॉलिश करवाया। साथ ही 25% कॉम्पेंसेशन भी किसानों को वापस दिलवाया और इसी दौरान उन्हें रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और आम लोगों द्वारा बापू का टाइटल मिला। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1918 का ये इंसिडेंट। यहां मुद्दा प्लेग बोनस का था, जिसे ओनर्स वापस ले रहे थे, जबकि वर्कर्स 50% वेज हाइक चाहते थे। यहाँ पर बात रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक का यूज किया। सही का। अनुसुईया साराभाई के बुलाने पर उन्होंने इंटरफियर किया और उनकी पीसफुल प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने वर्कर्स को 35% वेज हाइक दिलवाया। ये डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। फिर आते हैं के पर खेड़ा सत्याग्रह, सेम साल 1918 में। ये इंडिया में उनका पहला नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन था। मुद्दा ये था कि सूखे की वजह से फसल खराब हो गई थी, पर ब्रिटिश सरकार टैक्स माफ नहीं कर रही थी। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के अंडर आंदोलन को ग्राउंड लेवल पर लीड किया। किसानों ने मिलकर टैक्स देने से मना कर दिया, जिसने एक नई तरह की यूनिटी और कोऑपरेशन की शक्ति दिखाई। तो इन सीए के मूवमेंट से उन्होंने नेशनल स्टेज के लिए अपना बेस सेट कर लिया था। फिर स्केल और बड़ा होता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसमें बिना ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। और फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसने देश का गुस्सा एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। साथ ही उसी वक्त टर्की के सुल्तान, जिन्हें खलीफा माना जाता था, उनके सपोर्ट में अली ब्रदर्स द्वारा खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो गांधी जी ने इस मौके को सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एक बड़े आंदोलन के रूप में देखा। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। और इसी फाउंडेशन पर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, जिसका मेन एम स्वराज था। इसमें एग्जीक्यूशन बहुत सिस्टमैटिक था। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए, लॉयर्स ने कोर्ट का बॉयकॉट किया और फॉरेन क्लॉथ की जगह खादी अपनाई गई। खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक नेशनल सिंबल बन गया। लेकिन आंदोलन जब अपने पीक पर था, तभी 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई। एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन अचानक रोक दिया। ये बाकी लीडर्स के लिए काफी शॉकिंग था। शॉकिंग था, पर उनका मानना था कि लक्ष्य जितना जरूरी है, उस तक पहुंचने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। अगर वायलेंस फाउंडेशन में आ जाता तो आगे की आजादी का स्वरूप ही बदल जाता। वो डिसिप्लिन वाकई कमाल का था। खैर, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क का फेज आया। फिर आता है 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फेमस दांडी मार्च। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य ऑफिशियली रखा गया था। फिर 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। साबरमती से दांडी तक 240 माइल्स का सफर 78 वॉलंटियर्स के साथ। तो यहाँ एक सवाल है, इस सब का आखिर मतलब क्या है? आखिर नमक ही क्यों? क्योंकि नमक अमीर और गरीब दोनों की बेसिक जरूरत थी। उस पर टैक्स लगाना सीधा आम आदमी पर हमला था। नमक कानून तोड़ना सिर्फ टैक्स का विरोध नहीं था, बल्कि ब्रिटिश अथॉरिटी को सीधी चुनौती थी। और इस मार्च में सस्पेंस और ड्रामा दोनों थे। मीडिया कवरेज भी हो रही थी। औरतों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा इस मूवमेंट में। बिल्कुल। लोगों में लॉज तोड़ने के बाद बिना हिंसा किए शांति से अरेस्ट एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था इंडियन मासेस में। सही कहा। अब आते हैं 1932 के एक बहुत ही क्रिटिकल फेज पर, द पूना पैक्ट। ये एक बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश था। हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड अनाउंस किया था। इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव था। यहाँ पर सोर्सेस को देखते हुए बिना किसी साइड लिए दोनों लीडर्स के पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के समर्थन में थे, ताकि ऑप्रेस्ड क्लासेस को पॉलिटिकल पावर और प्रोटेक्शन मिल सके। उनका पूरा फोकस राइट्स और एम्पावरमेंट पर था। वहीं गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। उनका फोकस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर था, कि समाज खुद अनटचेबिलिटी को खत्म करे। और इसके खिलाफ गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि इतना बड़ा डेडलॉक तोड़ा कैसे गया। अंत में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ। एक छोटा सा ट्रिविया ये भी है कि गांधी जी जेल में थे,
इसलिए उनकी तरफ से मदन मोहन मलाविया ने साइन किया था। हाँ, और इसमें कॉम्प्रोमाइज ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स ही होंगे, समाज बटेगा नहीं। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड सीट्स 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं, यानी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया। ये हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं आजादी की आखिरी बड़ी लड़ाई की तरफ, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यहाँ गांधी जी ने अपना फेमस नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। पर इस बार ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। ऑलमोस्ट सारे बड़े लीडर्स रातों रात अरेस्ट हो गए थे। पर आम जनता पीछे नहीं हटी। जैसे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे अंडरग्राउंड आंदोलन लीड करने के लिए, और अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। ये डिसेंट्रलाइज्ड रेजिस्टेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। आम जनता ने आंदोलन को जिंदा रखा जब कोई टॉप लीडरशिप मौजूद नहीं थी। वाकई बहुत इंस्पायरिंग था। अब मूवमेंट से थोड़ा हटकर उनकी लिटरेरी लेगेसी पर आते हैं, उनकी बुक्स और फिलॉसफी। क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले 1919 में गुजराती मोनो ने हिंद स्वराज लिखी। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का काफी बड़ा क्रिटिक थी। फिर 1927 से 1929 के बीच उनकी ऑटोबायोग्राफी आई, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और फिर सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी 1941 में, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने नेशन बिल्डिंग पर फोकस किया। उनका सर्वोदया का कॉन्सेप्ट जॉन रस्किन की वर्क से इंस्पायर्ड था, जिसका मतलब था सबका विकास। हाँ, प्रोग्रेस फॉर ऑल। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी हैं जो सोर्सेज में मिले हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में उन्हें पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहा था। और दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स भी थे, जैसे चर्चिल, जिन्होंने उन्हें हाफ नेकेड फकीर कहा था। आयरोनी ये है कि गांधी जी पेशे से एक लॉयर थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई यूके से ही की थी, और वही सिस्टम की समझ उन्होंने उनके खिलाफ यूज की। तो अब अगर इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें, इस गहरे अध्ययन से यह समझ आता है कि गांधी जी की स्ट्रैटेजी सिर्फ प्रोटेस्ट करने की नहीं थी, बल्कि मास मोबिलाइजेशन और पेशेंस की एक सिस्टमैटिक प्लानिंग थी। जबकि एक्चुअली वो सिर्फ मीटिंग्स नहीं थे। सही कहा, वो असल में आजादी की लड़ाई का एक पूरा ब्लूप्रिंट थे। असल में ये सेशंस एक ऐसे मैसिव और डाइवर्स कंट्री को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे थे, जहां लिटरली हर 100 किलोमीटर पर भाषा और कल्चर बदल जाता है। जब हम 1885 से लेकर 1946 तक के इन सेशंस को देखते हैं तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। किसी भी देश का निर्माण रातों रात किसी जादू से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने या आज के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने से नहीं होता। इसके पीछे डेकेड्स की प्लानिंग होती है, लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं, लीडर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और फिर उन डिफरेंसेस के बावजूद नेशनल इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इस सफर की शुरुआत होती है दिसंबर 1885 से। बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था। और इस पहले सेशन के बारे में एक फैक्ट जो अक्सर लोगों को चौंका लेता है, वो ये है कि इसमें पूरे इंडिया से सिर्फ 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। सिर्फ 72 लोग? हाँ, सिर्फ 72। आजकल तो मतलब मोहल्ले की किसी छोटी सी मीटिंग में भी इससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन उन 72 लोगों ने जो बीज बोया वो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बना। इस पहले अधिवेशन के प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट। और ये भी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करने में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम का बहुत बड़ा और गाइडिंग रोल था। 1887 में मद्रास में हुआ तीसरा सेशन है, जिसमें सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। और इसके ठीक एक साल बाद 1888 में इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किसी नॉन इंडियन का इस पोस्ट पर आना ये दिखाता है कि शुरुआत में इस मूवमेंट का एम ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर इंडियंस के लिए राइट्स मांगना था। हाँ, वो अर्ली मॉडरेट फेज था। 1896 के कैलकाटा सेशन में जहां रहीमतुल्ला एम सयानी प्रेसिडेंट थे, वहां पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। वाओ, ये कोई छोटी घटना नहीं थी।
इसके अलावा 1911 के कैलकाटा सेशन में जिसके प्रेसिडेंट बिशान नारायण धर थे, वहां पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्या बात है। ये वो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स थे जो आम जनमानस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि डीप इमोशन से जोड़ रहे थे। अब हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे सेशन में चलते हैं जो आईएनसी की हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक जगह रखता है। बेलगांव की बात कर रहे हैं आप। हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन पूरे इंडियन हिस्ट्री में ये इकलौता ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी। ये 39वां ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन था जो कर्नाटका के बेलगांव में हुआ था। गांधी जी दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925 तक प्रेसिडेंट रहे। राइट। और इस एक सेशन ने कांग्रेस की पूरी डायरेक्शन को बदल कर रख दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ लॉयर्स और एजुकेटेड क्लास की एक पार्टी से निकालकर एक जमीनी सोशल मूवमेंट में तब्दील कर दिया। एक मैस मूवमेंट बना दिया। उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप फी को 90% तक कम कर दिया। 90%? वो काफी बड़ा ड्रॉप था। हाँ, इस एक इकोनॉमिक डिसीजन का रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस के दरवाजे आम किसानों और मजदूरों के लिए पूरी तरह से खुल गए। इसके अलावा बेलगाम सेशन में सोशल रिफॉर्म्स पर जो फोकस था वो भी कमाल का था। सूरत स्प्लिट 1907 का सूरत अधिवेशन, इसका बैकग्राउंड 1905 से ही बन रहा था। बनारस सेशन में जिसके प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस हुआ था। राइट। और फिर 1906 के कैलकाटा सेशन में दादा भाई नौरोजी के लीडरशिप में पहली बार स्वराज वर्ड ऑफिशियली यूज हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन इन प्रोग्रेसिव स्टेप्स के बाद भी कांग्रेस के अंदर काम करने के तरीकों पर दो फैक्शंस बन गए थे, नरम दल और गरम दल, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। इन दोनों की आइडियोलॉजीज में जमीन आसमान का अंतर था। नरम दल का मानना था कि पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। हाँ, जबकि लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का जो गरम दल था, वो मानते थे कि सिर्फ रिक्वेस्ट करने से आज़ादी नहीं मिलेगी। हरि घोष इसके प्रेसिडेंट थे और यहाँ कांग्रेस ऑफिशियली दो हिस्सों में टूट गई। हालत ऐसी थी कि स्टेज पर कुर्सियां तक फेंकी गई थी। वो कांग्रेस की हिस्ट्री का एक बहुत फ्रेजाइल मोमेंट था, लेकिन ये स्प्लिट परमानेंट नहीं रहा। लगभग 10 साल बाद 1916 में लखनऊ सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट एसी मजुमदार थे। लखनऊ पैक्ट वाला साल। सही। वहां दोनों दल फिर से मिल गए, और ना सिर्फ वो मिले बल्कि मुस्लिम लीग के साथ हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी और जॉइंट पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का एक और बड़ा एग्जाम्पल हमारे सोर्सेज में काफी डिटेल में है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच का डिफरेंस। हाँ, 1938 के हरिपुरा सेशन में बोस को प्रेसिडेंट चुना गया था। उनका अप्रोच काफी एग्रेसिव और इमीडिएट एक्शन वाला था। और उसके बाद 1939 के त्रिपुरी सेशन में बोस फिर से इलेक्शन में खड़े हुए और जीत भी गए। लेकिन इस बार गांधी जी और उनके सपोर्टर्स के साथ बोस के डिफरेंसेस इतने डीप हो गए थे कि दोनों का साथ काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। दोनों का रास्ता अलग था। गांधी जी का रास्ता नॉन वायलेंस और लंबी प्रिपरेशन का था, और बोस चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के आते ही ब्रिटिश पर डायरेक्ट अटैक किया जाए। एग्जैक्टली। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए बोस ने प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उनके जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। ये काफी न्यूट्रल तरीके से देखने वाली बात है कि उन सभी लीडर्स का अल्टीमेट गोल एक ही था, इंडिया की आज़ादी। जब हम लीडरशिप की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो इस लड़ाई में वुमेन लीडरशिप को भूलना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ओह एब्सोल्युटली। कांग्रेस सेशंस में वुमेन पावर की प्रेजेंस बहुत इंस्पायरिंग रही है। 1917 के कैलकाटा सेशन में हिस्ट्री क्रिएट हुई, जब एनी बेसेंट आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। ये उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काफी बड़ा स्टेप था। बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, जिसे इंडोलॉजिस्ट के ट्रांसक्रिप्ट में बहुत क्लियरली समझाया गया है। एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट जरूर थी, लेकिन वो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी। हाँ, ये बहुत ही बारीक डिस्टिंक्शन है जो काफी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। 1925 के कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी। सही जवाब। वो कांग्रेस को लीड करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनका वहां होना इंडियन वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का बड़ा सिंबल था। बिल्कुल। कांग्रेस की डिमांड्स का टोन भी रैपिडली बदल रहा था। अगर हम टाइमलाइन ट्रेस करें
तो दिखता है कि मूवमेंट कैसे मैच्योर हो रहा था। चलिए ये टाइमलाइन ट्रेस करते हैं। 1919 का अमृतसर सेशन, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। ये जलियांवाला बाग मैसेकर के जस्ट बाद हुआ था, राइट? हाँ, देश में एक डीप शॉक और गुस्सा था। इस सेशन में कांग्रेस ने इस ब्रूटल मैसेकर की सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में निंदा की थी। यहां से कांग्रेस का टोन पूरी तरह बदल गया था। और फिर 1920 का साल इंडियन पॉलिटिक्स में एक अर्थक्वेक की तरह आया। इस साल 2 काफी क्रूशियल सेशंस हुए थे। पहले कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन और फिर दिसंबर में नागपुर में एनुअल सेशन। नागपुर सेशन में काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया था। हाँ, कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि अब पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पर डिपेंड रहकर काम नहीं चलेगा। पीसफुल तरीके से स्वराज पाने के लिए नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने का रेजोल्यूशन पास हुआ। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। ये सबसे आइकॉनिक सेशंस में से एक है। बिल्कुल। इससे पहले तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रही थी, जिसका मतलब था कि इंटरनल मैटर्स हम देखेंगे पर टॉप अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। लेकिन लाहौर सेशन में ये डिमांड हमेशा के लिए स्क्रैप कर दी गई। यहाँ पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब कोई कंप्रोमाइज नहीं, सिर्फ पूरी आजादी। ये काफी एग्रेसिव और क्लियर स्टैंड था। इसी सेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्निंग दी गई थी कि अगर पूर्ण स्वराज नहीं मिला तो पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। पूर्ण स्वराज की इस घोषणा के बाद 1931 का कराची अधिवेशन भी एक गेम चेंजर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि यहां सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं हुई, बल्कि ये डिस्कस हुआ कि आजाद भारत दिखेगा कैसा। उसका फ्रेमवर्क बन रहा था। हाँ, कराची सेशन में 2 काफी लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशंस पास हुए थे। पहला था फंडामेंटल राइट्स पर, जिसमें आजाद भारत के सिटीजन्स के बेसिक राइट्स डिफाइन किए गए। और दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसमें काफी रेवोल्यूशनरी प्रोविजंस थे, जैसे किसानों का रेंट कम करना और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक लिविंग वेज यानी गुजारे लायक मजदूरी फिक्स करना। वाओ, आजादी से 16 साल पहले ही एक वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट बन गया था। एग्जैक्टली। और आजादी की इस लड़ाई का आखिरी मेन स्टॉप था 1946 का मीरठ सेशन। जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे। ये इंडिपेंडेंस से ठीक पहले का लास्ट सेशन था जहां ट्रांसफर ऑफ पावर पे डिस्कशंस हुए। तो इस सब का मतलब क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है। जब हम 1885 से लेकर 1946 तक के इन सेशंस को देखते हैं तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। किसी भी देश का निर्माण रातों रात किसी जादू से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने या आज के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने से नहीं होता। इसके पीछे डेकेड्स की प्लानिंग होती है, लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं, लीडर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर उन डिफरेंसेस के बावजूद नेशनल इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। और सोशल रिफॉर्म्स जो सबको साथ लेकर चलें वो सबसे जरूरी होते हैं। सही कहा। इस कैसे कुछ कागजी फैसलों ने, जैसे कि चुनाव और पॉलिटिकल फॉर्मूलाज ने, दुनिया के सबसे बड़े मास माइग्रेशन और 500 से ज्यादा राजा महाराजाओं के फ्यूचर को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और यही मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियर कर दिया था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं। उनका डिबेट ये था कि दोनों के धर्म, कल्चर, सोशल कस्टम्स और इतिहास इतने अलग हैं कि उनका एक ही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर साथ रहना लगभग नामुमकिन है। इस पूरी सिचुएशन को अनपैक करने के लिए हमें 1940 के उस दौर को देखना होगा जहां से टू नेशन थ्योरी ने असल में एक पॉलिटिकल शेप लिया। मतलब मार्च 1940 वाला लाहौर सेशन। एग्जैक्टली। सोर्सेज बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ था, वहीं पर मशहूर लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया था। और यही मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियर कर दिया था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं। उनका डिबेट ये था कि दोनों के धर्म, कल्चर, सोशल कस्टम्स और इतिहास इतने अलग हैं कि उनका एक ही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर साथ रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन देखिए, ये थ्योरी रातों रात तो नहीं पनपी होगी। बिल्कुल नहीं। अगर हम सोर्सेस को ट्रेस करें तो इसके रूट्स 1919 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट तक जाते हैं,
जहां ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए थे। हाँ, धर्म के आधार पर अलग चुनाव। और सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल के अर्ली थॉट्स भी इसी दिशा में थे। इकबाल ने तो 1930 में ही एक नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का आइडिया प्रपोज कर दिया था। यही सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया आगे चलकर एक ऐसा वेपन बन गया जिसने पॉलिटिकल डिवाइड को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। सही बात है। और इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए 1940s के दशक में कई कोशिशें हुईं, जिन्हें हम द डेकेड ऑफ मिस्ड कॉम्प्रोमाइजेस कह सकते हैं। सबसे पहला बड़ा अटेम्प्ट था 1944 का CR फॉर्मूला। राजगोपालाचारी का प्रपोजल, वो तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल। उनका प्लान था कि मुस्लिम लीग आज़ादी की डिमांड में कांग्रेस का साथ दें और आज़ादी के बाद मुस्लिम बाहुल इलाकों में प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह करवा लिया जाए। मतलब राजगोपालाचारी का ये फॉर्मूला एक तरह से पाकिस्तान के आइडिया को इम्प्लिसिटली एक्सेप्ट कर रहा था। हाँ, लेकिन ये फेल हो गया और उसका रीजन बहुत ही स्पेसिफिक था। जिन्ना प्लेबिसाइट के आइडिया से तो सहमत थे, लेकिन उनका ऑब्जेक्शन इस बात पर था कि उस प्लेबिसाइट में वोट कौन करेगा। ओहो, वो वोटिंग राइट्स वाला इशू। एग्जैक्टली। राजगोपालाचारी चाहते थे कि उस इलाके की पूरी आबादी, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों वोट करे, पर जिन्ना की जिद थी कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी। और यहीं से हमें लीडर्स के पॉलिटिकल ईगो और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई का असली रूप देखने लगता है। सही कहा आपने। CR फॉर्मूला के फेल होने के बाद 1945 में लॉर्ड वेवल ने एक और कोशिश की, वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस। हाँ, What is fascinating here is ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रीस्ट्रक्चर करने का ऑफर दिया। मतलब पावर इंडियंस के हाथ में देने की बात थी। बिल्कुल। उन्होंने प्रपोज किया कि वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इंडियन होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिम्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का प्रपोजल रखा गया। शिमला कॉन्फ्रेंस का फेल होना मेरे लिए सबसे बड़ा व्हाट इफ मोमेंट है। ब्रिटिशर्स तो एक तरह से बराबर की पावर दे रहे थे। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी थी। लेकिन फिर से जिन्ना की एक अजीब सी जिद ने पूरी बात बिगाड़ दी। वो चाहते थे कि काउंसिल में जितने भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे उन्हें नॉमिनेट करने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ मुस्लिम लीग के पास हो, जो कि कांग्रेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस खुद को एक सेक्युलर और नेशनल पार्टी मानती थी, वो ये कैसे मान लेती? कांग्रेस में तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े और प्रोमिनेंट मुस्लिम नेता थे। एग्जैक्टली। और इसी इरेकंसाइलेबल डिफरेंस की वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस बुरी तरह फेल हो गए। इस फेलियर ने 1946 के लिए एक बहुत ही डार्क स्टेज सेट कर दिया था। हाँ, 1946 तक आते आते ब्रिटिशर अथॉरिटीज का एग्जॉशन साफ दिखने लगा था। वो मिलिट्री और नेवल म्यूटिनीज फेस कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो फोर्स के जोर पर इंडिया को होल्ड नहीं कर सकते। तभी कैबिनेट मिशन इंडिया आया। बिल्कुल। कैबिनेट मिशन का प्राइमरी एम था पावर ट्रांसफर करना, लेकिन एक यूनाइटेड इंडिया बनाए रखना। ब्रिटिशर्स को पाकिस्तान की इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी पर गहरा डाउट था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को टोटली रिजेक्ट कर दिया था शुरू में। हाँ, और इसके बदले उन्होंने एक 3-tier स्ट्रक्चर प्रपोज किया, जहां प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स A, B और C में बांटा गया। सेंटर के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स छोड़े गए। और पता है, दोनों पार्टीज इस प्लान को लगभग मान चुकी थी। हाँ, बहुत करीब थे सोल्यूशन के। लेकिन फिर 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण ने पूरी गेम पलट दी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इंसिडेंट। नेहरू ने कह दिया कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो इस प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए आजाद है। इस एक बयान को जिन्ना ने सीधे तौर पर एक ट्रेचरी की तरह देखा। जिन्ना भड़क गए थे। उनका मानना था कि अगर आज़ादी से पहले ही कांग्रेस एग्रीमेंट को बदलने की बात कर रही है, तो आज़ादी के बाद मेजॉरिटी में आने पर वो मुस्लिम लीग को पूरी तरह मार्जिनलाइज कर देगी। इसी को रिएक्शन में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान से अपना अप्रूवल वापस ले लिया। हाँ, और सितंबर 1946 में नेहरू की लीडरशिप में अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन पॉलिटिक्स कितनी कट थ्रोट हो चुकी थी इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि अक्टूबर में जब मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल हुई, तो जिन्ना ने ओपनली कहा था ना कि वो क्यों शामिल हो रहे हैं। एग्जैक्टली। जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग इसमें इसलिए शामिल हो रही है ताकि उन्हें लड़ने के लिए एक फुटहोल्ड यानी मजबूत आधार मिल सके। मतलब सरकार के अंदर रहकर ही लड़ाई करनी थी। सरदार पटेल के पास होम मिनिस्ट्री थी और लियाकत अली खान के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इन दोनों के बीच का टकराव सरकार के हर फैसले में दिखता था। बिल्कुल।
और जो टेंशन अब तक सिर्फ पॉलिटिकल कॉरिडोर्स और मीटिंग रूम्स में थी, वो अब सड़कों पर उतरने वाली थी। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। उनका वो मशहूर कोट सोर्सेस में बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है, वी विल आइदर हैव अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। या तो भारत बटेगा या बर्बाद होगा। यही कहा था उन्होंने। ये दिन कलकत्ता के लिए एक भयानक दुस्वप्न बन गया, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। बंगाल के मुस्लिम लीग चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी ने उस दिन पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था। उनका लॉजिक था कि छुट्टी होगी तो लोग घर पे रहेंगे। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। हजारों की भीड़ सड़कों पर आ गई और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। सिर्फ 72 घंटों के भीतर 4000 से 10,000 लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। वो मंजर बहुत खौफनाक था। नेहरू ने इन हालातों को देखकर जो कहा था, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा था, मर्डर स्टॉक्स द स्ट्रीट, इट इज जस्ट द सडिस्टिक डिजायर टू किल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इस हिंसा ने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। कलकत्ता की आग नोआखली तक फैल गई, जहां महात्मा गांधी ने 4 महीने शांति के लिए कैंप किया था। फिर यह हिंसा बिहार और पंजाब के गांवों और शहरों तक पहुंच गई। बिल्कुल, इन दंगों ने कांग्रेस लीडर्स के माइंडसेट में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट ला दिया। जो नेता कल तक एक अखंड भारत के लिए अड़े हुए थे, उन्हें अब लगने लगा था कि गृह युद्ध और रोज-रोज के ब्लडशेड से बचने का एकमात्र रास्ता अब विभाजन ही है। इसी रियलाइजेशन के बाद एंट्री होती है लॉर्ड माउंटबेटन की, और उन्होंने 3 जून का प्लान यानी माउंटबेटन प्लान सामने रखा। बंगाल और पंजाब को धार्मिक बहुमत के आधार पर बांट दिया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम के सिलहट में जनमत संग्रह करवाए गए। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत आजाद हुआ। आजादी तो मिली, लेकिन जिस जल्दबाजी में इसे एग्जीक्यूट किया गया, उसने इस ट्रेजेडी को कई गुना बढ़ा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जून 1948 तक पावर ट्रांसफर करनी थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे प्रीपोन करके अगस्त 1947 कर दिया। वो जल्दबाजी बहुत भारी पड़ी। सर सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भारत नहीं देखा था, उन्हें बाउंड्री कमीशन हेड करने के लिए बुलाया गया। और सबसे बड़ा ट्रैजिक फैक्ट ये है कि रैडक्लिफ लाइन आजादी के कुछ दिनों बाद पब्लिश हुई। मतलब लोगों को 15 अगस्त को आजादी मिल गई थी, पर उन्हें पता ही नहीं था कि वो जिस जमीन पर खड़े हैं वो भारत है या पाकिस्तान। सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस भयंकर कंफ्यूजन ने 1 से 1.5 करोड़ लोगों को अपने पुश्तैनी घर छोड़कर माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया। इतिहास के इस सबसे बड़े मास माइग्रेशन में 10 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ट्रेनें लाशों से भरी हुई आ रही थी। ये एक ऐसा ट्रॉमा था जिसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक तरफ रेडक्लिफ लाइन पर करोड़ों लोग माइग्रेट कर रहे थे और दूसरी तरफ एक और पॉलिटिकल क्राइसिस आकार ले रहा था जो इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। प्रिंसली स्टेट्स वाला इशू। हाँ, आजादी के साथ ही 562 प्रिंसली स्टेट से ब्रिटिश सुजेरेनिटी खत्म हो गई थी। टेक्निकली 15 अगस्त को ये 562 राजा और नवाब आजाद हो गए थे। ये तो बाल्कनाइजेशन की एक परफेक्ट रेसिपी थी। सोचिए अगर ये रियासतें भारत में नहीं जुड़ती तो आज इंडिया का नक्शा कैसा दिखता। शायद एक स्विस चीज जैसा, जिसमें जगह जगह इंडिपेंडेंट देश होते। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सरदार पटेल और वीपी मेनन का कूटनीतिक मास्टर क्लास शुरू होता है। इन दोनों ने जिस तरह से इस बाल्कनाइजेशन को रोका, वो मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। उन्होंने एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाई। ज्यादातर राजाओं को तो प्रिवी पर्स और इंटरनल ऑटोनॉमी का वादा करके मना लिया गया था। हाँ, लेकिन सोर्सेज 5 ऐसे स्टेट्स का जिक्र करते हैं जो भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर बन सकते थे। त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद। बिल्कुल। चलिए त्रावणकोर से शुरू करते हैं। हाँ। आज के केरला का ये हिस्सा मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत क्रिटिकल था। लेकिन उससे भी बड़ी बात, वहाँ मोनाजाइट नाम का एक मिनरल पाया जाता था जो एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, और सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि ब्रिटिश अथॉरिटीज सीक्रेटली त्रावणकोर के दीवान को आजाद रहने के लिए बैक कर रही थी ताकि उन्हें मोनाजाइट का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता रहे। दीवान ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर भी दी थी। लेकिन पटेल का प्रेशर, नेगोशिएशन और स्टेट के अंदर शुरू हुए भारी पब्लिक प्रोटेस्ट ने दीवान को मजबूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर के महाराजा की स्टोरी तो बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर जैसी है। हाँ, जहाँ प्रतिद्वंदी कंपनी आपकी सीईओ को ब्लैंक चेक ऑफर कर रहे हो। लिटरली यही हुआ था।
पाकिस्तान ने महाराजा को कराची पोर्ट के फुल एक्सेस और मनचाहे हथियारों का ऑफर दिया था। जैसे ही सरदार पटेल को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत काउंटर ऑफर और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। महाराजा को समझाया गया कि एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट का पाकिस्तान में मिलना आगे चलकर कितना बड़ा इंटरनल क्राइसिस खड़ा कर सकता है, और उन्हें भारत में बेहतर फैसिलिटीज का ऑफर देकर मना लिया गया। भोपाल का केस भी बहुत इंटरेस्टिंग था। भोपाल के नवाब आजाद रहना चाहते थे और उनके ब्रिटिशर्स के साथ काफी अच्छे कनेक्शंस थे। लेकिन यहाँ तो खुद ब्रिटिश अधिकारियों ने नवाब को रियलिटी चेक दे दिया था। बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी रूलर अपने सबसे करीब के डोमिनियन से भाग नहीं सकता। आखिरकार नवाब को भी इस ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। जूनागढ़ की बात करें तो ये चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था, लेकिन वहां के मुस्लिम दीवान ने पाकिस्तान को चुना। हाँ, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल था। जब जनता ने विद्रोह किया तो दीवान भाग गए, और बाद में वहां जो प्लेबिसाइड हुआ उसमें 91% जनता ने भारत के फेवर में वोट किया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था हैदराबाद। हैदराबाद का साइज एक बड़े यूरोपियन देश के बराबर था, और वहां के निजाम आजाद रहना चाहते थे। वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने का सपना देख रहे थे। एक इंडिपेंडेंट हैदराबाद भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। जब निजाम की प्राइवेट मिलिशिया रजाकारों ने हिंसा शुरू की तो पटेल ने फैसला ले लिया। हाँ, फिर सितंबर 1948 में भारत को ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना पड़ा। सिर्फ 3 से 4 दिन के मिलिट्री एक्शन के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।